नमस्कार दोस्तों। आज कल से आगे पढ़ाते हैं। कल हमारा टॉपिक था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने तैयार कर लिया होगा, नोट्स बनाए होंगे, समझा होगा और उसके क्वेश्चंस भी आपने देख लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। अभी पिछले चैप्टर में एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है, जैसे उसकी बात कर लेते हैं। अभी एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन फर्स्ट, जहां आज वलित पर्वत मीन्स फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत स्थित हैं, वहां पहले क्या रहा होगा। इस तरह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम मिल जाता है कि जहां आज वलित पर्वत हैं, वलित मतलब जो उठे दबे फोल्ड के रूप में होते हैं, जैसे हिमालय, जैसे एंडीज, जैसे रोकी पर्वत, अल्पाइन, ये सभी माउंटेन्स कुछ इस तरह के शेप में होते हैं। ये वलित पर्वत इस तरह से, तो ये पर्वत आज जहाँ हैं वहाँ पहले क्या था, तो इसका आंसर मिलेगा, आंसर होगा इसका भूसन्नति। ज्योग्राफी ने एक वर्ड जोड़ा है, एक वर्ड यूज किया है, भूसन्नति, इंग्लिश में जियोसिक्लाइन। अब ये हम देखते हैं कि ये भूसन्नति क्या होती है, अगर समझा जाए तो। देखिए, कल मैंने बात की थी आपसे, यदि दो प्लेट टकराएंगी, सपोज एक प्लेट ए ये है, दूसरी प्लेट बी आप देख रहे हैं, दोनों ही प्लेट मूव कर रही हैं, एक ईस्ट एक वेस्ट, आप देखिए इस तरह से। लेकिन बीच का क्षेत्र तो खाली है। जो खाली क्षेत्र है इसमें क्या होगा, इन प्लेट से नदियां बहती होंगी और इसमें गिर जाती होंगी, जैसे आज गिर रही हैं। सेम ऐसे ही ये प्लेट हैं, नदियां अपने साथ मिट्टी, कूड़ा कबाड़ा, कचरा करकट ये सब लेके आती हैं और उस सब को समुद्र में इकट्ठा कर देती हैं। ये सब समुद्र में इकट्ठा हो रहा है। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये प्लेट आगे बढ़ेंगी। जब आगे बढ़ेंगी तो ये जो ये सागर है इसका पानी निकल जाएगा और यह छोटी हो जाएगी, संकीर्ण, नैरो। और जब ये प्लेट टकराएंगी, सपोज ऐसे टकराती हैं, तो एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाएगी और जो ये गाद थी, जो एक कूड़ा कचरा सेडिमेंट है, ये सेडिमेंट इस बल के कारण क्या हो जाएगा, इस तरह ऊपर उठकर ऐसे फोल्ड के रूप में बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुए, पर्वत निर्माण हुए। पर्वत निर्माण किस बल से हुए, संपीड़न बल।
मैंने कल भी समझाया था, कंप्रेस्ड फोर्स, संपीड़न बल, इसके कारण। तो अब सवाल देखिए, क्वेश्चन फिर, जहां आज वलित पर्वत स्थित हैं, देख रहे हो यहाँ है फोल्ड माउंटेन्स, वहां पहले क्या रहा होगा? तो क्या रहा होगा? एक छिछला सागर, एक छिछला या एक नैरो या एक संकीर्ण सागर रहा होगा, और इसे ज्योग्राफी क्या बोलती है? भूसन्नति। याद रहेगा, जितने भी आज वलित पर्वत जहाँ भी हैं, वहाँ पहले भूसन्नति रही होगी, या जैसे कुछ ग्रंथों में, हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उनमें कह देते हैं कि जहाँ आज पर्वत है वहाँ पहले समुद्र था। तो बात गलत उनकी भी नहीं है, वो समुद्री होते हैं, लेकिन वो समुद्र छिछले होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम समझ गए इस बात को, भूसन्नति क्या है। और जहाँ आज वलित पर्वत हैं, वहाँ पहले क्या था? भूसन्नति। इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बाद नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। डस्टर, नया टॉपिक, और टॉपिक नंबर 3 है, और इसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इंग्लिश में कहेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। सपोज कीजिए, जैसे हम मानव हैं, हमारे शरीर में क्या है अंदर, इसकी जांच के लिए क्या करते हैं हम लोग? अल्ट्रासाउंड। क्या करते हैं? पैट स्कैन। क्या करते हैं? सीटी स्कैन। क्या करते हैं? एमआरआई। तो क्या है ये सब? ये सब हमारे आंतरिक, कि हमारे शरीर के अंदर क्या है, उसका फोटो खींच के लाते हैं। लेकिन अब अगर हम देखें पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी गोला है, जानते हो आप, और गोला भी ठोस है, और इसका एमआरआई तो नहीं हो सकता। अगर इसका एमआरआई करें तो नहीं हो सकता, इसका सीटी स्कैन करें तो नहीं हो सकता। फिर हम कैसे पता करें कि पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी अंदर से कैसी है? गौर दीजिए, पृथ्वी एक इस तरह से गोलाकार ठोस गोला है, और हम लोग ध्यान दें, हम लोग पृथ्वी के अंदर नहीं हैं, हम लोग पृथ्वी के ऊपर यहाँ हैं। अंदर तो ठोस है, हम लोग यहाँ हैं। कई बार आप कहोगे हम गिर क्यों नहीं जाते नीचे को? तो इन क्वेश्चंस के जवाब बाद में दूंगा मैं, लेकिन हमें ये समझना है कि हम पृथ्वी के ऊपरी भाग पर हैं, हम एक गोल गेंद पर हैं। फिर इस गेंद के अंदर क्या है, इसकी संरचना कैसी है अंदर, आज इसी टॉपिक पर हमें पढ़ना है, इसी के विषय में चर्चा करनी है। और यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूं, फिर उनके आंसर, और उसके बाद समझाया जाएगा कि ये क्या है। तो देखिए, जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है, यहाँ से पहला क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी
के अंदर कितनी परत लेयर्स हैं? हाउ मेनी लेयर्स? कितनी परत हैं? आंसर क्या होगा इसका? पहले आंसर लिखते हैं। मैं लिखा 3 और इन तीनों के नाम भी दिए। यहाँ 3 लिख के नाम भी दिए। नंबर 1 क्रस्ट, नंबर 2 मेंटल, नंबर 3 कोर, यानी 3 परत। हमारा क्वेश्चन था पृथ्वी के अंदर कुल कितनी परत हैं? आंसर क्या हुआ? 3 परत। यदि इसे डिटेल लेना है तो 3 कौन कौन सी हैं? क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, इट मीन्स जहाँ हम रहते हैं, ऊपरी परत का नाम क्या है? अब ये क्वेश्चन आया तो मैंने बिल्कुल क्रम से लिखा है इनको। सबसे ऊपर क्रस्ट, बीच मेंटल और सबसे नीचे कोर। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ क्रस्ट, या हिंदी से बोलते भूपर्पटी। अगर देखा जाए हिंदी में भूपर्पटी, ये भी क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी के केंद्र भाग में, इट मीन्स सेंट्रल भाग, सेंट्रल पॉइंट, केंद्र भाग में कौन सी परत है? आंसर इसका क्या हुआ? पहले लिखा हुआ है, क्या देख रहे हैं हम लोग आंसर में? कोर। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी एक बड़ी चुंबक है। ए लार्ज मैग्नेट, एक बड़ी चुंबक है। इसका कारण कौन सी परत है? इसका कारण कौन सी परत है? आंसर हुआ कोर। मैं इसे बाद में समझाऊंगा कि ये मैग्नेट कारण क्यों बनती है। क्वेश्चन नंबर 5, किस वैज्ञानिक ने पृथ्वी की 3 परतों के नाम सीमा, नंबर 1 सीमा SIMA, नंबर 2 सियाल SIAL, दूसरा सीमा और तीसरा निफे। मैंने लिख दिया है सियाल,
दूसरा सीमा और तीसरा निफे। क्वेश्चन था किस वैज्ञानिक पृथ्वी की 3 परतों के नाम सियाल, सीमा, निफे दिए। आंसर है स्वेस। क्या आंसर हो भैया? स्वेस। ये 5 क्वेश्चन नोट कीजिए इन्हें। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। पृथ्वी की ऊपरी परत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? कौन सी धातु पाई जाती है? आंसर मिलेगा आपको Al मीन्स एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। यहाँ हम लोहा वगैरह करके नहीं आएंगे, क्या करेंगे? एल्यूमिनियम। 6 क्वेश्चन हुए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 7। पृथ्वी का औसत घनत्व एवरेज डेंसिटी कितनी है? आंसर मिलेगा आपको 5.5 घन मीटर क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वी की किस परत का घनत्व डेंसिटी सबसे कम व किस परत की डेंसिटी, किस परत का घनत्व सबसे अधिक है? सबसे कम की बात भी की मैंने और सबसे अधिक की भी। आंसर हुआ जो ऊपरी परत है, कौन सी? क्रस्ट। इसका घनत्व क्या है? सबसे कम है। और दूसरी कौन सी हुई? कोर। इसका क्या है घनत्व? सबसे अधिक। मैंने 7 क्वेश्चन लिखे, 8 आप सभी लोगों ने नोट कर लिए होंगे। ये नोट कीजिए। मिटा दो।
अभी क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन जब थ्योरी पढ़ेंगे इसकी हम, तो सभी क्वेश्चंस निकल कर सामने आ जाएंगे। अब थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी कैसे पढ़ते हैं देखिए। इन सभी क्वेश्चंस को समझने के लिए ज़रूरी है कि थ्योरी पढ़ी जाए। अब क्या देखते हैं हम लोग, पृथ्वी, सबसे ऊपर हम हैं, तीन परत इसकी, सबसे ऊपर जहाँ हम बैठे हुए हैं हम हैं, उसका नाम क्रस्ट है। इसके अंदर की परत जो नंबर 2 पर है, और सबसे आंतरिक परत जो नंबर 3 पर है। और इस आंतरिक परत के 2 पार्ट हैं। दूसरी परत का नाम मैंटल, तीसरी परत का नाम कोर। कोर के 2 भाग हैं, मैंने दिखा रखे, 2 पार्ट हैं। 1, 2 जो बाहरी है उसे बोलते हैं बाहरी कोर। आउटर कोर जो आंतरिक है उसे बोलते हैं इंटरनल कोर या इनर कोर। इस तरह से हम चित्र में देख लिया कि पृथ्वी कुल 3 परत, क्रस्ट, मैंटल और कोर। कोर के 2 भाग, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। अब इसका पता कैसे चला कि 3 परत हैं? इसके लिए क्या इन्वेंशन हुए, इसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए, इसके लिए किन जियोलॉजिस्ट वगैरह ने काम किया, ये सारी बातें देखिए। हम शुरू करते हैं एक आम आदमी की तरह सोचना। जैसे हम आम आदमी हैं, हमें ज्योग्राफी को पता नहीं है, हम ज्योग्राफी को नहीं जानते, लेकिन हमें क्या करना है, हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है उसकी जानकारी करनी है। अगर मैं पूछूं आपसे कि पृथ्वी के अंदर क्या है, इसकी जांच कैसे करेंगे आप, तो आपका जवाब सीधा होगा कि पृथ्वी के अंदर एक बोर या एक छेद कर लेंगे। छेद करने से देखते रहेंगे कि उसमें क्या क्या निकलता है। चलो पहले मैं आपकी यही बात को देखता हूँ। यदि हम बोर ही करते हैं तो आज तक पृथ्वी के अंदर 7 किलोमीटर से गहरा कोई बोर नहीं हो पाया। जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी है आज की, वो बस इतनी ही है, यहीं तक पहुंच पाई कि 7 किलोमीटर से गहरा बोर नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या पृथ्वी 7 किलोमीटर गहरी है? नहीं, पृथ्वी लगभग 6400 किलोमीटर गहरी है। 6400, 6400 किलोमीटर्स डेप्थ, इतनी गहरी है। इतनी गहरी पृथ्वी पे बोर कैसे किया जाए? बोर तो केवल 7 किलोमीटर का हो पाया। तो इसका मतलब हमारा ये प्रयोग भी क्या हुआ, फेल हो गया। इसका मतलब हम बोर के आधार पर क्या कर सकते हैं, पृथ्वी की जानकारी नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। अब नंबर दूसरा, और क्या करें भाई, और कैसे पता करें कि इस पृथ्वी के अंदर क्या है? तो और पता करने के लिए हमने सहारा लिया ज्वालामुखी का, वोल्केनोज का। उसमें क्या लिया
कि हम सोचते हैं ज्वालामुखी अंदर से फटते हैं, उनका जो मटेरियल्स होता है, जो पदार्थ होता है वो अंदर से आता है पृथ्वी के, तो तरल है। जब वो तरल है तो हम क्या सोचेंगे कि पृथ्वी तरल है, अंदर से लिक्विड फॉर्म में है। अब जब हमने वोल्केनो का अध्ययन किया कि वोल्केनो अधिक से अधिक कितनी गहराई तक फटते हैं, तो इसका भी सबसे गहरे वोल्केनो की गहराई लगभग 7 किलोमीटर ही थी। इसका मतलब अब 7 किलोमीटर के ज़्यादा नीचे क्या है भाई, इसका पता वोल्केनो भी नहीं दे पा रहा। इसका मतलब ये प्रयोग भी फेल हुआ। ज्वालामुखी से भी हमको सही जानकारी नहीं मिल पा रही। अब जानकारी नंबर 3, अब क्या करें। अब दिमाग में आया कि जब कभी ब्रह्मांड बना होगा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इन सब का निर्माण हुआ होगा, तो इन सब का निर्माण एक ही तरीके से हुआ होगा और ये सब पिंड एक ही तरह के होंगे। तो इस प्रकार पृथ्वी पर आए दिन हम अक्सर अखबार में पढ़ते रहते हैं कि एक उल्कापिंड रूस में गिरा, एक उल्कापिंड मीन्स एस्टेरॉइड्स होते हैं, एक उल्कापिंड अभी अभी जयपुर में गिरा। तो अगर हम उल्कापिंड का अध्ययन कर लें, क्योंकि वो पत्थर है और पृथ्वी साथ बना है और आकाश से टूट कर आता है, तो इसका मतलब अगर हम उल्कापिंड का अध्ययन कर लें तो शायद हो सकता है कि हमें पृथ्वी की अंदर जानकारी मिल जाए। लेकिन होता क्या है, अब इसे गौर दीजिए, उल्कापिंड कैसे होते हैं, क्या हैं ये। देखिए, ये है बाहरी वायुमंडल, ये पृथ्वी, ये इसका बाहर का क्षेत्र। कोई पिंड यहाँ है, छोटा है, जब पृथ्वी यहाँ इसके नज़दीक पहुँचती है तो इस पर एक फोर्स लगाती है, बल, और ये बल के कारण पृथ्वी की ओर खींचा चला आता है। जब ऐसे आता है तो अब इस आकाश में जो हम देख रहे ब्रह्मांड, इसमें वायु नहीं है सारे में, बल्कि वायु कुछ ऊंचाई तक है, केवल पृथ्वी की कुछ ऊंचाई तक। मैंने कर दिया डॉट डॉट में, यही वायु है, ऊपर कोई वायु नहीं है। तो पिंड ऊपर से आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसी पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री की, तैसे ही उस पर घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स लगा, घर्षण बल लगा। आपको अंदाज़ा है, जब कभी आप बस में बैठते हो और मुंह बाहर निकालते हो शीशे से, तो आपको हवा लगती है ना, वो बल होता है, एक हवा का बल। अगर बस मान लीजिए 1000-2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही हो और तब मुंह निकाल लें आप, तो मुंह उल्टा घूम जाएगा आपका। और तीसरी बात, आग भी लग जाएगी, क्योंकि आप जानते हो फ्रिक्शन से, घर्षण से एनर्जी उत्पन्न होती है। तो इसलिए क्या होगा, जैसे ही ये पिंड वायु में एंट्री करेगा तो इसमें आग लग जाएगी और ये जलना शुरू हो जाएगा। और जब रात को देखते हैं हम छत पर खड़े होके, जो तारे टूटते नज़र आते हैं, वो तारे नहीं होते, उल्कापिंड होते हैं, और वो पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण बल से वो जल जाते हैं, उनमें आग लग जाती है और वो हमें टूटते हुए तारे की तरह नज़र आते हैं। लेकिन यदि उल्कापिंड बड़ा है तो वह पूरा नहीं जल पाता और उसका कुछ भाग
पृथ्वी से आकर टकरा जाता है। अब हम अगर उस भाग का अध्ययन करें, अब हमने इस उल्का पिंड का अध्ययन किया, ये है, तो इसका इतना भाग तो जल गया ऊपर का, बचा क्या? सेंटर भाग। इसका अध्ययन किया, चला पता इसमें लोहा Fe है और इसमें निकिल है, Ni है। तो हमने लगाया अंदाजा कि पृथ्वी के बीचों बीच भी यही रहा होगा। बात तो ठीक है, लेकिन ऊपर क्या रहा है? ऊपर क्या रहा? इसका आंसर फिर नहीं मिल पाया। हाँ, पृथ्वी के अंदर का आंसर मिल गया उल्का पिंड के अध्ययन से कि इसमें लोहा है और निकिल है, लेकिन ऊपर क्या था? ऊपर सब जल गया, तो उसकी जानकारी हमको नहीं मिल पाई। इसलिए हमने 3 बातें की अब तक, और तीनों ही बातें कैसी हैं? अपूर्ण। तीनों ही बातों से हमें कोई जानकारी पृथ्वी के अंदर की नहीं मिल पाई, संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई। पानी, संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई। अब क्या देखते हैं हम लोग? फिर क्या किया जाए भाई? अब क्या जानकारी हो? अब कैसे अध्ययन किया जाए? अब ऐसी कौन सी विधि अपनाई जाए कि जो पृथ्वी के अंदर की संपूर्ण जानकारी दे सके? अब इसको देखते हैं। अब इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं भूकंप का। अध्ययन करते हैं भूकंप का। कैसे? देखिए, जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक, तो उसमें 3 तरह की तरंगें होती हैं, 1, 2 एंड 3। पहली तरंग का नाम होता है पी तरंग, या इसे बोलते हैं प्राइमरी वेव्स, या हिंदी में प्राथमिक तरंग। प्राथमिक तरंग। दूसरा होता है एस तरंग, एस वेव्स, या सेकेंडरी, या हिंदी में द्वितीयक तरंग। और तीसरी होती है एल तरंग, या इसे हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में लॉन्ग वेव्स, या हिंदी में दीर्घ तरंग। अब देख रहे हो आप लोग, 3 तरह की भूकंप तरंगें होती हैं। अब इनका अध्ययन करना है, इनको देखना है कि ये किस प्रकार से हमें जानकारी देंगी। देखिए, इसे मिटा दो पहले। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि पी तरंग का क्या बिहेव है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। विशेषताओं में हमको चला पता, विशेषताएं जानकारी मिली, यह तरंग तीनों माध्यम, कौन कौन से मीडियम होते हैं? 3, द्रव, लिक्विड, ठोस सॉलिड, और तीसरा गैस। यह तरंग तीनों माध्यम
में चल सकती है। ये इसकी जानकारी मिली। बड़ी अच्छी जानकारी है, इससे अध्ययन होगा। नंबर 2, एस तरंग। अब इसको देखते हैं। जानकारी मिली, यह तरंग केवल ठोस भाग में ही चल सकती है। बड़ी सी जानकारी भैया, यानी द्रव और गैस में ये मूव नहीं करेगी। अब आई पी तरंग, एल तरंग, एल तरंग। ये क्या है? यह पृथ्वी के केवल ऊपरी भाग पर चलती है। क्रस्ट केवल पर ही चलती है। अब हमने तीनों बात लिए और तीनों बातों कहाँ लागू कर दिया? पृथ्वी पर। किस प्रकार? देखिए, मैंने यहाँ एक विस्फोट किया पृथ्वी के अंदर थोड़ी गहराई पर, तो भूकंप आएगा पक्का, 3 तरंगें आएंगी। तो अब यहाँ तरंग पी नोट की गई, पी यहाँ भी नोट की गई, पी यहाँ भी नोट की गई, पी यहाँ भी नोट की गई, पी को यहाँ भी नोट किया गया। यानी पी को पृथ्वी के हर भाग पर नोट किया गया। मैंने इसको कर दिया है नोट। इसका मतलब अब विशेषता क्या है इसकी कि पी तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकती है। तो यदि पृथ्वी के अंदर ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, तब भी चल गई तो नो प्रॉब्लम। ये तो हम बाहर दिखाई दी है, नोट की गई है। तो अभी इससे जानकारी आधी मिली। अब देखते हैं एस तरंग को। जब विस्फोट यहां हुआ तो हमको एस तरंग यहां मिली। एस तरंग यहां नोट हुई। एस तरंग यहां नोट है, यहां नोट है, यहां नोट है, यहां भी नोट है, लेकिन इस हिस्से में नोट नहीं हो पाई, यहां नोट नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या संकेत दे रही है? ये संकेत दे रही है कि पृथ्वी के अंदर कोई लिक्विड भाग रहा होगा, उस लिक्विड भाग से टकरा के ये उसे पार नहीं कर पाई होगी और रिफ्लेक्ट हो गई होगी। सीधी बात है ना, यही सिद्ध हो रहा है। तो हमें जानकर क्या मिली अब कि पृथ्वी के अंदर एक लिक्विड भाग भी मौजूद है। और एल तरंग सिर्फ कहाँ चलेगी? यहाँ इस तरह से चलेगी, ये चलेगी बस। इसका अंदर का कोई मामला नहीं है। तो अब इस भूकंप की तरंगों से जो जानकारी सामने आई, उससे में ये बात मिली, ये चला पता कि पृथ्वी में 3 परत हैं और 3 परत में जो पहली परत है फर्स्ट क्रस्ट, वो कैसी है? ठोस है। जो दूसरी परत है जिसका नाम क्या है? मेंटल, कैसी है? ठोस है। तीसरी परत कौन सी है? कोर। इसके 2 भाग, आउटर कोर यानी बाहरी कोर, ये लिक्विड है, ये कैसी है? द्रव। इसी कारण तो नहीं आ पाएगी।
और जो आंतरिक है वो कैसी है? जो इनर कोर है, आंतरिक कोर है, वो ठोस है। तो देखिए इसी के कारण जानकारी हमें क्या मिली है कि पृथ्वी की कोर भाग दो भाग में बटी हुई है, जिसका ऊपरी भाग लिक्विड है और उसका आंतरिक भाग ठोस है। तो इसका मतलब भूकंप तरंगों से हमें पृथ्वी के अंदर की संपूर्ण जानकारी मिली। अब क्वेश्चन लिखिए मैं बोल रहा हूं, पृथ्वी के अंदर की संपूर्ण जानकारी, पृथ्वी के अंदर की संपूर्ण जानकारी किससे प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? आंसर आया, आंसर लिखेंगे भूकंपीय तरंगों से। देखिए मैंने बोर्ड पर जो लिखा वो सब कुछ आपने नोट कर लिया होगा, क्योंकि मैं लिखता नोट करने के लिए हूँ, क्योंकि ये सब कुछ समझाया गया है आपको। सभी पहले 8 क्वेश्चंस का आंसर इनमें था, बाकी जो 9वां क्वेश्चन बोला अब इसका आंसर इसमें है। अब क्वेश्चंस इसके बाहर नहीं जाएंगे। अब अगली बात आती है स्वेस वैज्ञानिक की, कि स्वेस वैज्ञानिक ने इन तीनों परतों के 3 नाम दिए। स्वेस ने क्या कहा? स्वेस ने इन 3 परत के 3 नाम दिए। नंबर 1 SIAL सियाल, नंबर 2 SIMA सीमा, नंबर 3 NIFE निफे। उसने जो वर्गीकरण किया, ये जो स्वेस का क्लासिफिकेशन था अर्थ के लिए, तो उसमें इसने ये नहीं कहा कि क्रस्ट मेंटल कोर, उसने तत्वों के आधार पर कि किस परत में कौन से तत्व की अधिकता है, कौन सा एलिमेंट्स अधिक है, उसके आधार पर 3 भाग में बांटा। SI का मीन्स होता है सिलिकॉन, AL का मतलब होता है एल्यूमिनियम, फिर SI आया। MA का मतलब होता है मैग्नीशियम, हालांकि केमिस्ट्री MG बोलती है इसको, लेकिन यहाँ हमने MA लिया है इसको, कहीं मुझसे झगड़ो आप। मैग्नीशियम। Na का मतलब है निकिल, और Fe मतलब है फेरस या लोहा। अब क्या जानकारी है देखिए, पहली परत कौन सी? क्रस्ट। इसमें क्या है बताइए? अरे सिलिकॉन प्लस, यहाँ सिलिकॉन है, मिट्टी है, और प्लस एल्यूमिनियम है। सवाल याद करो, मैंने क्या बताया था? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में कौन सी धातु सर्वाधिक मात्रा में मिलती है? आंसर आया हाथ में, एल्यूमिनियम। सिलिकॉन धातु नहीं है, सिलिकॉन अधातु है, मेटल नहीं है। अब आया
नंबर 2 मेंटल, इसमें क्या क्या है, सिलिकॉन है और प्लस क्या है भैया, मैग्नीशियम। तीसरा आया निफे या कोर, कोर में क्या है, निफे, निफे मतलब निकिल और प्लस लोहा। अब आपका क्वेश्चन मिलता है, अब गौर दीजिए। अब हम देख कोर को, कोर में क्या मिला, निकिल और लोहा। जब हम चुंबक मैग्नेट पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, मैग्नेट दो तरह की होती हैं, टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। जब हम देखा कि स्थायी चुंबक किससे बनाते हैं तो उसका आंसर आया निकिल, लोहा, कोबाल्ट। ये इन तत्वों से, इन धातुओं से हमेशा स्थायी परमानेंट मैग्नेट बनती है। और तत्व कहाँ है, ये कोर में है। तो इट मीन्स क्या सिद्ध हुआ कि पृथ्वी कोर कारण क्या उत्पन्न हो गया, पृथ्वी में मैग्नेटिक फोर्स, यानी पृथ्वी एक चुंबक बन गई। थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, हल्का सा समझाता हूँ आपको। जिन लोगों ने इलेक्ट्रिकल पढ़ा हो, इलेक्ट्रिक लाइट्स के बारे में पढ़ा हो, तो उन्होंने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो डायनामो होता है, जो बनाया था फैराडे ने, आप जानते हो फैराडे को, तो उन्हें क्या बताया था, उसने बताया था कि उसके दो रूल थे, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, आप देखे होंगे, सुने होंगे। तो उसने क्या बताया था, उसने बताया यदि हम कुछ कोयल्स को अंदर फिट एक धुरी के रूप में करें, एक्सिस के रूप में करें, और उसके बाहर भी एक कोयल लगाएं और उस एक्सिस को तेज से घुमाएं, तो अपने आप चुंबक तो मैग्नेटिज्म पैदा हो जाता है। डायनामो क्या है, मैग्नेट तो ही है। विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अरे मैग्नेट तो ही है। इलेक्ट्रॉन्स का तो केवल जाना आना है, ये तो मैग्नेट है। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तो मैग्नेट है। तो ये सिद्ध हो रहा है, ऐसी क्या सिद्ध होता है कि पृथ्वी के अंदर की कोर ठोस, बाहरी कोर लिक्विड, जब अंदर की कोर घूमती है ऐसे बाहरी कोर पर, तो सेम डायनामो बन जाता है। और क्या पैदा हो जाती है, विद्युत। क्या पैदा होती है, मैग्नेट। अब समझ में आया कि हमारी कोर की वजह से पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी एक स्थायी चुंबक है। अब आगे देखते हैं, हमें इन क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। अब बस बात बची हुई है घनत्व की। देखिए, सिलिकॉन एल्यूमिनियम पहली परत में है, क्रस्ट में, और सिलिकॉन एल्यूमिनियम की डेंसिटी देखते हैं यदि हम, तो बहुत कम होती है। इसलिए पहली परत की डेंसिटी केवल 3, कितनी है, 3, बल्कि 3.5 मीटर घन मीटर। जो दूसरी कोर है इसकी होती है 5, जो दूसरी मेंटल है, और तीसरी है कोर, इसकी 11, यानी कि 11 क्यूबिक मीटर। तो जब एवरेज निकालते हैं इनका, तो एवरेज आता है कितना, 5.5, जो किसका घनत्व है, पृथ्वी का। इससे क्या सिद्ध होता है कि पृथ्वी जल के मुकाबले, पानी के मुकाबले, वाटर के मुकाबले, कंपेयर टू वाटर 5.5 टाइम्स
5.5 गुना अधिक डेंस है, अधिक भारी है। मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस मिल गए होंगे आपको, और एग्जाम में इसके बाहर संभवतः क्वेश्चन नहीं आएगा। बस इतना ही है इस वीडियो में। नमस्कार।